चैप्टर 5 है स्टिमुलेशन, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है वो समझेंगे, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है वो समझेंगे। बड़ा चैप्टर है लेकिन पूरा चैप्टर का नोट्स 5 पेज में है। तो देखो, सबसे पहले स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, टू एनकरेज और प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट। किसी को एनकरेज करना बोलते हैं स्टिमुलेट करना, ठीक है जी सर। इसका और अच्छा डेफिनेशन लिखा है, एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स हु पॉसेसेस क्रिएटिविटी। जो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी है उनको खोजना और उनको मोटिवेट करना, यही है स्टिमुलेशन। इट अलाउज एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट टू स्पार्क, मतलब जो नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, जो नया टाइप का बिजनेस वेंचर लेकर आते हैं, उनमें एक स्पार्क पैदा करता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, एबल टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस तरीके से तुमको नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना पड़ेगा कि वो लोग एक लंबे पीरियड तक सरवाइव कर सके, कंटिन्यू कर सके। इट इज एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज। आप लगातार एफिशिएंटली प्रॉफिटेबल वे में बिजनेस को चला पाओ। इट अलाउज एंटरप्रेन्योर वेंचर टू सस्टेन लॉन्ग टर्म। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लोगों को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने में हेल्प करना, और स्टिमुलेशन का मतलब है लोगों को आइडेंटिफाई करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। एक्टिविटीज फॉर स्टिमुलेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप में स्टिमुलेटिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटी होगा, आप क्या करोगे कि आप लोगों को स्टिमुलेट करोगे, एनकरेज करोगे। इनकॉर्पोरेटिंग एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट एज सब्जेक्ट इन वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम। अलग अलग टाइप का एकेडमिक प्रोग्राम चलाओ और लोगों को वो प्रोग्राम के थ्रू नया नया बिजनेस वेंचर के बारे में सिखाओ। अरेंजिंग बिजनेस प्लान कंपटीशन इन कॉलेजेस एक्सेट्रा। बिजनेस प्लान का कंपटीशन करवाओ कि आप लोग बिजनेस प्लान बना के दो हम लोगों को। कॉलेजेस में जाओ और स्टूडेंट लोगों को बोलो कि आप लोग नया नया बिजनेस प्लान बना कर दो। वेल प्लान प्रमोशन एंड पब्लिसिटी इन सोसाइटी। आप टाइम टू टाइम प्रमोट करो, पब्लिसाइज करो कि जो भी नया एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है हमसे बात करे। ब्रॉडकास्टिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगजीन में, सोशल मीडिया में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लोगों को जानकारी दो, लोगों को एनकरेज करो ये देखने में कि देखो कितने लोग सक्सेस हुए। ऑर्गेनाइजिंग ईपी समिट एंड सेमिनार्स। एंटरप्रेन्योरशिप का समिट, सेमिनार बुलाओ। आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, और वहाँ पे पोटेंशियल जो नए एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई। तो ये कुछ एक तरीका है कि आप स्टिमुलेट कर पाओ लोगों को। अब आता है एक्टिविटी फॉर सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए। मतलब पहले आइडेंटिफाई कर लिए, अब वो लोग चालू कर दिए अपना नया बिजनेस, अब उनको आप सपोर्ट कैसे करोगे। ट्रेनिंग दो, एनहेंस करो उनका मैनेजरियल स्किल और टेक्निक को। गाइडेंस ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में गाइड करो। सेलेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एज प्रोडक्ट। आप नया नया प्रोजेक्ट या नया नया प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में उनको आइडिया दो। असिस्टिंग मार्केटिंग द प्रोडक्ट, कैसे बेचना है ये समझाओ। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू टेक एंड इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी क्या लगेगा उनको, जिस टाइप का बिजनेस वो चालू करना चाहते हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, क्या उनको मार्केटिंग स्टाइल लगेगा, कितना इकोनॉमिकली उनको अरेंज रहना पड़ेगा, ये सब उनको आइडिया दो। असिस्ट इन परचेजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एंसिलरीज। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से खरीदे, कहाँ सस्ता मिलेगा, कौन सा मशीन उनके लिए बेटर होगा, ये उनको असिस्ट करो, मदद करो। असिस्ट इन गेटिंग लाइसेंस, लाइसेंस लेने में मदद करो। हेल्प इन रजिस्ट्रेशन, टैक्स सब्सिडी, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं वो लोग, कैसे टैक्स में छूट ले सकते हैं, और फंड अरेंज करने में मदद करो। तो इस तरीके से आप नए एंटरप्रेन्योर। करवाता कौन है? अगला ही चैप्टर बेटा उसी के ऊपर है। आप 4-5 टर्म सुनो, हम आपको बता देते हैं जब आप पूछे हो तो। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब अगला ही चैप्टर में आने वाला है, चैप्टर 6 में। तो वो लोग ये सब करते हैं। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं, एक कॉफी आया था स्टारबक्स का, उसको रतन टाटा प्रमोट किया था। एक नया लड़का लेके आया था उस टाइप का प्रोजेक्ट, उसको रतन टाटा फाइनेंस किया था। तो रतन टाटा उसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स था।
तो ये लोग जो लोगों के पास ये है नॉलेज पहले से, वो लोग प्रमोट करें। जो मैनेजमेंट कॉलेजेस है वो लोग प्रमोट करें। अगला है एक्टिविटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक क्या है? सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेन करने के लिए कि लोग लंबा टाइम तक सरवाइव कर पाए, क्योंकि देखो नया एंटरप्रेन्योर आता बहुत है लेकिन बंद भी बहुत हो जाते हैं ना। जी सर। सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते बेचारे। तो उनको आप सरवाइव करने में कैसे मदद करोगे? हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन। हमेशा उनको बोलो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करें, एक वे पे अटक नहीं जाए कि हम इसी वे से काम करेंगे। हर समय नया टेक्नोलॉजी, नया टेक्निक, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने में उनको मदद करो ताकि वो लोग सरवाइव करते रहें। एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, एक्स्ट्रा फाइनेंस जब लगे तो फाइनेंस अरेंज करवा के दो। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उनको ये सिखाओ कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे यूज करते हैं। क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज ऑफ मार्केटिंग लाइक ऑनलाइन चैनल, नया नया ऑनलाइन चैनल लॉन्च करो ताकि लोग अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर पाए। अभी आप एक ऐड देखे थे थोड़ा दिन पहले, मीशो का ऐड देखे थे, मीशो। हाँ सर। हाँ। ये भी तो एक ऑनलाइन चैनल हुआ ना, नए नए टाइप के बिजनेस को मदद करने का। हाँ सर। प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करता है ये लोग। हेल्प इन प्लानिंग लो कॉस्ट, आप कैसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सकते हो इसका प्लानिंग में मदद करो ताकि लॉन्ग टाइम तक वो लोग सर्वाइव कर सकें। फॉर्मिंग डेटा बैंक, उनको डेटा दो जैसे कस्टमर का डेटा, सप्लायर का डेटा कि कहाँ से क्या मिल सकता है उनको। तो ये सब कुछ तरीका है लोगों को सस्टेन करवाने का। अब आता है पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेटिंग सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जो आपका क्वेश्चन है सर ये करेगा कौन? तो दो तरीका है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। पहले पब्लिक सिस्टम पढ़ेंगे यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी frames different policies and scheme and also establish many institutions for implementation of policies and schemes। पहला बात तो गवर्नमेंट बहुत सारा एजेंसी बनाया जो लोग पॉलिसी और स्कीम बनाए, और फिर बहुत सारा इंस्टीट्यूशन बनाया जो उन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। ठीक है? हाँ सर। क्यों, ये क्या जरूरी था ये पब्लिक सिस्टम आने का? मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सिस्टम, ये पब्लिक सिस्टम का मेन गोल, मेन टारगेट क्या था? टू स्टिमुलेट बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, मतलब जो नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना। टू नर्चर इनोवेशन, ताकि नए नए लोग नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालें। टू प्रमोट ईपी कल्चर, लोग बिजनेस करें। देखो गवर्नमेंट जानता है सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। सब अगर गवर्नमेंट जॉब करने चले जाए, इंडिया में इतना गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल होगा क्या? वैसे भी अभी भी तो नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ नहीं है। तो यानी गवर्नमेंट इसीलिए अभी क्या बोलता है, नया नया एंटरप्रेन्योरशिप आओ, नया नया बिजनेस चालू करो आप। हाँ। तो अर्निंग का वहां पर मोटिव ढूंढो। तो ईपी का कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये पब्लिक सिस्टम आना जरूरी था। टू जनरेट मोर जॉब इन इकोनॉमी, देखो नए बिजनेस आएंगे वो लोग लोगों को नौकरी देंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल। टू इंटीग्रेट सेवरल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर को गवर्नमेंट एक साथ ला पाएगा क्योंकि सब बिजनेसमैन एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे फिर। और लोगों को ट्रेनिंग देने वगैरह देने के लिए ईपी सिस्टम बहुत जरूरी था। अब आता है ये ईपी सिस्टम में है कौन, पढ़ेंगे उसको पहले। उसके पहले एक और क्वेश्चन है, अप्रोचेज ऑफ पब्लिक सिस्टम। ये पब्लिक सिस्टम का अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब ये पब्लिक सिस्टम किस सोच के साथ काम करे। प्रायोरिटाइजिंग एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए उसमें नए नए एंटरप्रेन्योर को प्रायोरिटी दिया जाए, ये पब्लिक सिस्टम का पहला सोच था। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पॉसिबल है, फिजिबल है, उसमें गवर्नमेंट खुद स्पेंड करे, खुद पैसा लगाए। टैक्स हॉलीडेज एंड कंसेशन, गवर्नमेंट बोले कि नया बिजनेस चालू करो, अलग स्किल का, कुछ अलग क्रिएटिविटी का, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, कंसेशन देंगे, सब्सिडी देंगे। ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नया नया प्रोग्राम डेवलप करे गवर्नमेंट। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे ताकि कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो आप फाइनेंस आराम से काम कर पाओगे। एस्टेब्लिशिंग बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, ऐसा बहुत सारा सेंटर बनाए जहाँ पे लोगों को बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग दिया जाए। इंक्लूडिंग ईपी इन एकेडमिक्स,
एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ाई में भी लेके आए। प्राइसिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स करे कि इससे कम दाम में प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इससे ज़्यादा दाम में नहीं बिकेगा। एबॉलिशिंग मोनोपोली प्रिविलेजेस, जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में सारा मोनोपोली था कि वही लोग ये काम कर पाएंगे, धीरे धीरे गवर्नमेंट उनसे वो मोनोपोली का प्रिविलेज हटा लिया। तो ये सब तरीका फॉलो किया गया पब्लिक सिस्टम के द्वारा ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ मिले। अब आता है पब्लिक सिस्टम इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया? तो देखो, ऑन प्रमोटर बेसिस गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑन फंक्शनल बेसिस भी 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रमोशनल सपोर्ट, स्पेशलाइज सपोर्ट। तो पहले तो समझो पब्लिक सिस्टम का 2 कैटेगरी है, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटर, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटर 2 है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, और फंक्शनल बेसिस पे भी 3 है, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रमोशनल सपोर्ट, स्पेशलाइज सपोर्ट। तो पहले अपने गवर्नमेंट वाला पढ़ते हैं, प्रमोटर बेसिस। गवर्नमेंट के अंदर भी 2 है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जी सर। तो देखो गवर्नमेंट कौन कौन सा इंस्टीट्यूट सेट किया ईपी को बढ़ावा देने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हाँ। पहला बोला इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। देखो नाम ही में मीनिंग है बेटा, ये इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देने के लिए गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, ये 1948 में बना था, फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक एयरपोर्ट, रोड, टेलीकॉम, पावर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। इन सब इंडस्ट्रीज को ये लोग फाइनेंस देने का काम करता। एक और डिपार्टमेंट बनाया सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये भी 1948 में बना था, फॉर टियर सिल्क वर्म सीड प्रोडक्शन। ये जो सिल्क वर्म होता है ना, ऊन, हाँ सर, उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बनाया। इसको सेरिकल्चर में बोलते हैं, सिल्क इंडस्ट्री। क्वायर बोर्ड ऑफ इंडिया, COIR, क्वायर 1953 में बना था, एक्सपोर्ट क्वायर यार्न एंड क्वायर प्रोडक्ट। यार्न होता है ना, यार्न, उसका प्रोडक्ट बेचते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NIDC 1954 में बना था। प्लान एंड, इसका मेन काम क्या था? प्लान एंड फॉर्मुलेट प्रोजेक्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज। नया नया इंडस्ट्रीज को प्लान बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में मदद करता था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, SSIB 1954 में बना था। ये एपेक्स बॉडी था, एडवाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए बोर्ड बना था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाए। मतलब ये लोग सर्वे करता था, मार्केट से जानकारी उठाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता था कि देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। अगला है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये भी 1955 में बना था। इसका मेन काम था फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म लोन इन रुपीज एंड इन फॉरेन करेंसी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस देने के लिए बना था, डॉलर में भी, पाउंड में भी और इंडियन करेंसी में। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, नाम ही में समझ में आ गया होगा। हाँ। ये खादी के बिजनेस को, गांव में जो खादी का बिजनेस होता था उसको डेवलप करने के लिए बना। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर, IIC 1960 में बना था, एडवाइस फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मतलब वो लोग फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता था कि आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। फॉरेन इन्वेस्टर को बताता था कि इंडिया में कहाँ पैसा लगाओ तो टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा, लाइसेंस कैसे लेना पड़ेगा अगर इंडिया में आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो, ताकि फॉरेनर्स इंडिया में आके बिजनेस करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यस सर। उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बना 1960 में। ये ऑटोनॉमस आर्म था MSME मिनिस्ट्री का, मतलब ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता था। ये ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, रिसर्च, इसका 4 काम था। लोगों को ट्रेनिंग देना, MSME वालों को, कंसल्टेंसी यानी एडवाइस देना, उनको एजुकेशन देना यानी कोई चीज़ में अटके तो उनको समझाना, और उनके लिए रिसर्च करके देना, मतलब डेटा अरेंज करके देना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, बाद में ये बैंक ही बन गया पूरा एक, है ना, IDBI बैंक है। इसका काम क्या था? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए फाइनेंस अरेंज करना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज डूब गई, सिक इंडस्ट्रीज हो गई, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा देता था। देखो नाम ही में मीनिंग है बेटा,
इंडस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन के लिए बैंक बना था। जी सर। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिडबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी काम वही था, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए फंड अरेंज करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, इसका मेन रोल क्या था? जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे उनको फंड अरेंज करके देना, इंडिया में भी बाहर में भी। हाँ। नाबार्ड, ये तो बहुत फेमस है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या था? नाबार्ड का काम क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज में जो भी कॉटेज इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, रूरल में जो भी बिजनेस चलता था उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। एक तो एग्रीकल्चर को, दूसरा जो रूरल एरिया में बिजनेस चलता था। इसके बाद आया सिडबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम था, ये अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो भी स्मॉल बिजनेस आते हैं ना, ये न केवल उनको फाइनेंस अरेंज खुद देता है बल्कि उनको रेटिंग भी देता है। उनका डॉक्यूमेंट डिटेल को चेक करके उनको रेटिंग देता है, ताकि कोई दूसरे बैंक से भी लोन लेना तो आसानी से मिल जाए। सिडबी का अगर आपको रेटिंग मिलता है ना, हाँ। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आसानी से कोई भी बैंक लोन दे दे। ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कौन आया? तो पहला आया DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। यह हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता था टू स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट्स की तरफ से बनाए गए थे। स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनका भी वही काम था, टेक्निकल असिस्टेंस देना और ट्रेनिंग देना। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन TCO, ये भी हर स्टेट में है। ये लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया देता है, बिजनेस में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होगा उसके लिए। रीजनल रूरल बैंक RRB, ये तो हर पहले जब इंडिया में उतना बैंकिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था ना, तो गवर्नमेंट बोला कि हर रीजन वाइज एक बैंक खोलो। जैसे आप देखते हो ना, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ तमिलनाडु, बैंक ऑफ केरला, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पहले रीजनल रूरल बैंक ही थे, मतलब उन एरियाज में खुले थे केवल। बाद में धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे काम किया। इंस्टीट्यूट्स ऑफ EP डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पे रिसर्च होता है। सेंटर फॉर EP डेवलपमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बनाया कि एंटरप्रेन्योरशिप वालों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ जाए, ट्रेनिंग ले, नया बिजनेस आइडियाज ले और काम करे। अब आता है नॉन गवर्नमेंट क्या है? तीसरा आता है इसमें, प्रमोटर में पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट, तीसरा नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट में क्या है? एसोचैम, सबसे इंपॉर्टेंट। पहला दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एसोचैम और CII। एसोचैम क्या है? एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हुआ क्या अंकिता की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या की, आपस में एक एसोसिएशन बना ली, क्योंकि अकेला इंडस्ट्री का आवाज कोई गवर्नमेंट नहीं सुनने को रेडी होता था, लेकिन एक पूरा स्ट्रॉन्ग यूनियन होगा पूरे सारे बिजनेस हाउसेस का, तो गवर्नमेंट को उनका सुनना पड़ेगा। जी। तो यही था एसोचैम, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी कॉमर्स और इंडस्ट्रीज थी, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनका एक एसोसिएशन बन गया। तो ये भी आपको मदद करता है। आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आए तो यहाँ जाओ, मीटिंग में बैठो, आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा पहले। ये सिर्फ अपने मेंबर्स का मदद करता है। मेंबर्स को कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचाना, ये सब काम एसोचैम का। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये भी एक टाइप का एसोसिएशन ही है बेटा। कुछ एक इंडस्ट्रीज मिलके एक CII बोल के एक एसोसिएशन बनाए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इनका भी वही काम है, उन लोगों का आवाज, बिजनेस का आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। माइक्रो इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री को लोन मिलने में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि उनके पास कोई गारंटी नहीं होता था, कोई सिक्योरिटी नहीं होता था। तो गवर्नमेंट एक प्राइवेट डिपार्टमेंट भी बनवाया जिसका नाम रखा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। यानी ये गारंटी कर रहा था कि सबको उधार मिले, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज।
ईपी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसोचैम, सीआईआई, फिक्की, ये 3 वो एसोसिएशंस है जो जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज मेंबर बनी हुई है और इन लोग का टाइम टू टाइम मीटिंग होता है, एक दूसरे को बिजनेस आइडियाज में मदद करते हैं, मार्केटिंग में मदद करते हैं, कोई गवर्नमेंट तक बात पहुंचाना हो उसमें मदद करते हैं, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें सॉल्यूशन करते हैं, कोई 2 इंडस्ट्री या 2 बिजनेस हाउसेस के बीच में कंफ्लिक्ट लग जाए अगर उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, ये कुछ नहीं है, जैसे लेबर यूनियन होता है ना वैसे बिजनेसमैन लोग का यूनियन है, लेकिन बहुत काम का है। लघु उद्योग भारती, ये लघु उद्योग को मदद करता है। लघु उद्योग क्या होता है? वो गांव देहात में जो छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं, अचार पापड़ बनाने का, लकड़ी का सामान बनाने का, गृह उद्योग बोलते हो ना, जो घर में काम होता है, घर में। उसको। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, WASME, जैसे आपका इंडिया में एसोचैम है वैसे वर्ल्ड लेवल पे भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर एक एसोसिएशन। इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्राइवेट जो कुछ न कुछ हद तक बोल सकते हो कि कुछ बिजनेस हाउसेस मिलके एसोसिएशन बनाए ताकि अपने बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब आता है प्राइवेट सिस्टम। तो प्राइवेट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू जनरेट इनोवेटिव आइडिया, टू एनकरेज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, टू फंड फिजिबल प्रोजेक्ट। वही काम है बेटा, जो गवर्नमेंट का था वही प्राइवेट का भी है। टू प्रोवाइड मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, टू हेल्प सस्टेनेबल ईपी सिस्टम। इनका भी अप्रोच वही था, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना, बिजनेस प्लान बनाना बहुत सारा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बनाना, क्राउड फंडिंग, ये बहुत काम का है वाया इंटरनेट। नया जैसे आप एग्जांपल देखोगे जी सर, ये जो काचा बादाम वाला था, वही वाला सॉन्ग। हाँ, तो ये आदमी क्या कर रहा था? बादाम बेच रहा था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो ये आदमी जब बादाम बेच रहा था तो इसको कोई वीडियो शूट कर दिया और उसको बहुत जगह से फंड अरेंज हो गया, वायरल हो गया। आप एक देखे थे, एक बूढ़ा आदमी था जो दिल्ली की सड़कों पे खाना बना के बेचता था। हाँ सर, वो कोई ढाबा था उनका। हाँ, उसको बाद में बहुत ज्यादा उस पर लगे डिस्प्यूट भी हुआ जी सर, फंड चोरी का, ये वो हाँ, जो भी है, लेकिन हुआ क्या? वो क्राउड फंडिंग था, मतलब क्राउड से उसको फंड अरेंज करके देना, भीड़ को एनकरेज करना, लोगों को एनकरेज करना कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसमें लोग, इनमें आप पैसा लगवाओ, इनको आप पैसे से मदद करो। तो ये सब अप्रोच होता है प्राइवेट सिस्टम का। ठीक है जी सर। अब इनमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं? देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर दिया है, ये आप पहले भी जानते हो, ये आप चैप्टर पढ़े हो ना, वो मार्केटिंग फाइनेंस वाला 9 and 10 BST वाला चैप्टर, जी सर, फाइनेंशियल मार्केट क्लास और 12 का। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें अपने पढ़ते थे ना कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितना कैपिटल चाहिए। जी, तो देखो पहले बताया फिक्स कैपिटल किन बातों पे डिपेंड करता है। बेटा आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए कि कम फिक्स कैपिटल चाहिए? हाँ तो नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए जी, क्योंकि मशीन ज्यादा लगेगा। हाँ लेकिन अगर आप ट्रेडिंग या सर्विस में हो तो आपको लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। मान लो हमें कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल क्या लगेगा बेटा? रूम और टेबल, हाँ टेबल और एक व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो मेरा बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा ना फिक्स कैपिटल नहीं में। सर, नहीं। तो हाँ, वो अलग बात है। अगर सर आप एकदम हाईफाई सेंटर बनाना चाहते हो जहाँ रिकॉर्डिंग सब सिस्टम होगा तो अलग बात है, ठीक है। डिपेंड करता हाँ, है। लेकिन जनरली मैन्युफैक्चरिंग में हाई फिक्स कैपिटल लगता है, ट्रेडिंग सर्विस में लेस। जी, तो देखो हम ऐसे ही नोट्स बनाए हैं, हम क्या कर दिया, वहां पे लिख दिया है हाई लो। हाँ हाँ, नेचर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट जो बनता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बनने में बहुत स्टेजेस, बहुत प्रोसीड्योर है, तो आपको हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। जी, और अगर बनने में बहुत सिंपल है तो लो फिक्स कैपिटल। हाँ स्केल ऑफ ऑपरेशन,
आप एक बार में 1 करोड़ पीस बनाने का बिजनेस कर रहे हो, यानी आपका साइज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है, तो आपको हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। और अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो लो फिक्स कैपिटल लगेगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप ज्यादा ऑटोमेटिक टेक्निक में जा रहे हो, ज्यादा मशीन टेक्निक में जा रहे हो, तो हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। आप ज्यादा लेबर इंटेंसिव हो रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा, मतलब हैंडमेड ज्यादा बन रहा है। मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप फिक्स एसेट परचेज करते हो या खुद बनाते हो, मशीनरी खुद बना रहे हो या खरीद के ला रहे हो तो हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर भाड़े पे ले रहे हो, लीज पे ले रहे हो, रेंटल पे ले रहे हो तो कम लगेगा। स्कोप ऑफ ऑपरेशन, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो जी सर तो लो फिक्स कैपिटल लगेगा। लेकिन आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, सिंगल बना, जैसे अलग वैरायटी, हम सिर्फ निरमा साबुन ही बना रहे हैं, निरमा साबुन और डिटर्जेंट के अलावा तो कुछ नहीं बनाता। नहीं, लेकिन ब्रिटानिया बहुत वैरायटी का बिस्किट बना रहे हैं, केक बना रहे हैं। कोई कंपनी कोई कंपनी ऐसा होता है जो एक ही टाइम में 10-12 टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए बेटा अलग मशीन तो लगेगा, तो हाई फिक्स कैपिटल। लेकिन आप बनाते ही केवल डिटर्जेंट हो तो आपका एक प्रोडक्ट सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो लो कैपिटल लगेगा। अब पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे कैपिटल, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा। चलो भाई, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिक बिल, मशीन का पावर, इलेक्ट्रिक, बहुत कुछ लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको लो वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है तो लार्ज है तो हाई वर्किंग कैपिटल, और स्मॉल है तो लो वर्किंग कैपिटल। आपका बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपका जो माल बन के बिकना, फिर पेमेंट आना, अगर ये प्रोसीड्योर लंबा है, आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, बनने में 1 महीना लग जाता है, फिनिश बन के बिकने में और 20 दिन, बिकने के बाद पेमेंट आने में और 3 महीना, तो 4 महीना 20 दिन आपका पैसा उलझा हुआ रहेगा ना जी। वो 4 महीना 20 दिन आप प्रोडक्शन बंद तो नहीं करोगे, नहीं, तो आपको उस समय काम चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा जी, क्योंकि आपका माल बिकेगा, पैसा आएगा, तब तो वो पैसा दोबारा रोटेशन में काम आएगा। तो अगर आपका बिजनेस साइकिल जो है वो बहुत लेंदी है तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन आपका माल 2 दिन में बन जाता है, 5-6 दिन में बिक जाता है, और पेमेंट भी 1 हफ्ता में आ जाता है, तो आप वही पैसा बिजनेस में दोबारा काम लगा लोगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल कम लगेगा जेब से। कंपटीशन बहुत हाई है बेटा, ऐसा बिजनेस कर रहे हो आप, तो आपका वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा कि लो लगेगा? हाई लगेगा। क्यों? तो क्योंकि बहुत लोग होंगे तो हमको अलग अलग कुछ करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपका कंपटीशन मार्केट में है ही नहीं, आप बस 2-4 कंपनी है आपके जैसा जी, तो फिर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्रेडिट पॉलिसी, आप डेटर को बहुत ज्यादा उधार देते हो, आप 3-3, 4-4, 5-5 महीना का उधार देते हो। हाई वर्किंग कैपिटल, आप केवल 20 दिन का उधार देते हो। वैसे उल्टा पकड़ो, आपका जो क्रेडिटर है वो आपको बहुत ज्यादा उधार देने को रेडी रहते हैं, तो फिर वर्किंग कैपिटल लो हो जाएगा। हाँ, और लेकिन आपका क्रेडिटर बोलता है उधार नहीं मिलेगा, 10 दिन में पेमेंट दो तो माल लेके जाओ, नहीं तो नहीं देंगे माल, तब हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा। वैसे ही आपका टाइम लैग, आपका प्रोडक्शन होने में जो टाइम लगता है वो बहुत लेंदी है, तो हाई वर्किंग कैपिटल जी। अगर टाइम लैग छोटा है तो फिर लो वर्किंग कैपिटल। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला हेडिंग है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस आपको कहां से अवेलेबल हो? सबसे बड़ा अरेंजमेंट ऑफ फंड क्या होता है बिजनेस के लिए बेटा? शेयर इशू करना। हाँ, शेयर होल्डर। हाँ, तो देखो हम यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, पूरा नाम पढ़ते हैं फटाफट। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, नंबर 1 शेयर होल्डर, नंबर 2 फैमिली रिलेटिव फ्रेंड, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, मतलब अपना रिजर्व, नंबर 4 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी पढ़े सिडबी और ये सब, आरआरबी, ये सब,
नंबर 5 बैंक्स। नंबर 6 एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इनका मतलब क्या है? वो लोग जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे आप ये मणिपुरम गोल्ड लोन और ये सब देखते हो ना टीवी में ऐड, मुथूट जैसे है। हाँ मुथूट, एग्जैक्टली मुथूट। हाँ। मुथूट क्या है? एनबीएफसी है, ठीक है। जी तो सर। आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब आया देखो बेटा एंजल इन्वेस्टर। हम बोले ना रतन टाटा ये टाइप के लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग नए बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, उनमें अपना स्टेक खरीद लेते हैं। 40% शेयर ले लिया जैसे रतन टाटा, ठीक है ना। अगला है वेंचर कैपिटलिस्ट, ये पढ़ेंगे डिटेल में। डोनर यानी डोनेशन वगैरह से। माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो छोटा छोटा उधार देने वाला इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे गांव देहात में जमींदार लोग। और लास्ट है सप्लायर, जिससे आप रॉ मटेरियल ला रहे हो उसी को आप बोले भैया उधार में दे दो रॉ मटेरियल, हम फिनिश गुड बना के बेच के पैसा लौटा देंगे। वो बोला अच्छा ठीक है ले जाओ, ठीक है ना। हाँ सर। और अगला हेडिंग दिया हम इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंस। ऐसा कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस देता है? देखो बेटा पीछे जितना नाम पढ़े थे, आईडीबीआई, नबार्ड, एक्जिम, सिडबी, आईआईबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई, एसएफसी, जितना नाम पीछे पड़े ना, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, वो सभी इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को फाइनेंस देते हैं, ठीक है। जी सर। अब देखो इस चैप्टर के बिगिनिंग में हम आपको एक चीज बोला था, अपने क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? स्टिम्युलेशन, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। हाँ। और यहाँ पर जो आपने आए तो पढ़े क्या पढ़े थे कि पब्लिक सिस्टम जो है उन प्रमोटर बेसिस 3 है, सेंट्रल, स्टेट एंड नॉन गवर्नमेंट। जी सर। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, फंक्शनल बेसिस भी 3 है। हाँ। नहीं प्राइवेट तो हो गया, नॉन गवर्नमेंट मतलब ही तो प्राइवेट होता है बेटा। हाँ। ऑन फंक्शनल बेसिस 3 है। आप देखो फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रमोशनल सपोर्ट, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट। ये लोग, ये भी 3 टाइप का काम है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस देने का काम करते हैं, वो आ जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट में। कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन जो तुमको प्रमोशन में मदद करता है, मतलब मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में। हाँ। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लोग डिफरेंट वे में स्पेशलाइज्ड है। अब इन 3 को पढ़ना है। फाइनेंस अपने मोटा मोटी पढ़ लिए बेटा। हाँ। मार्केटिंग असिस्टेंस पढ़ते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब क्या है? आपको प्रोडक्ट बेचने में मदद करना, डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करना। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को मार्केटिंग में मदद करते हैं। तो ये क्या फ्री में करते हैं या फिर मॉनिटरी? देखो ये लोग क्या करते हैं ना बेटा, कुछ लोग गवर्नमेंट वाले जो हैं हाँ। वो फ्री में भी करते हैं या एक मिनिमम फीस रखते हैं। और प्राइवेट वाले जो है वो आपसे क्या करते हैं, बोलते हैं प्रॉफिट में इतना हिस्सा दे देना। अच्छा। या फिर बोलते हैं हम आपका काम कर देंगे, मेरा इतना फीस दे दो। 2 टाइप से हो सकता है ना। हम आपसे फिक्स अमाउंट ऑफ फीस ले लिया और आपका एडवर्टीजमेंट कर दिया। और दूसरा होता है हम बोला हमको प्रॉफिट में हिस्सा दे दो। वो डिपेंड करता है आपके और मेरे बीच में डील कैसा हो। जी। तो मार्केटिंग असिस्टेंस एंड सपोर्ट, पहला बोला इनका डायमेंशन क्या है? एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर। ये लोग क्या करते हैं? ट्रेड फेयर लगाते हैं। आप देखते हो ना बहुत सारा बोई मेला लगता है। हाँ सर। अभी कलकड़ा में लगा था बोई मेला। हाँ हाँ। तो वहां पे क्या हो रहा है, अलग अलग बुक के पब्लिशर आ रहे हैं, अपना बुक को रख रहे हैं। जी। तो वो जो बोई मेला लगवाए जो लोग, वो लोग क्या किए? मार्केटिंग असिस्टेंस ही तो दिए, समझे? हाँ बिल्कुल। आप ये नेताजी इंडोर स्टेडियम जानते हो, ईडन गार्डन के बगल वाला? हाँ हाँ हाँ। वहाँ बहुत टाइम बहुत ट्रेड फेयर लगते हैं। राखी के टाइम में राखी का मेला लगता है वहाँ पे। मेरा एक भाई है, वो अपने जो ये बड़ा बड़ा जो डाइनिंग टेबल या आपका जो कांच का टेबल होता है ना, जिसके ऊपर आप एक मैट टाइप का कोई चीज लगाते हो, डिजाइनर, वो उसका बिजनेस है। तो वो जाता है बहुत बार एग्जीबिशन लगाने, ये निको पार्क बोले सॉरी, नेताजी इंडोर स्टेडियम वगैरह में। वो वहां पे जाके अपना प्रोडक्ट रखता है। बहुत सारे लोग फेयर में आते हैं घूमने और प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो लेके जाते हैं या बड़ा ऑर्डर देके जाते हैं। उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ही आते हैं मेनली, और उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो लंबा ऑर्डर देके जाते हैं। तो इस टाइप का ट्रेड फेयर लगाना इनका काम है। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम,
मतलब वेंडर किसको बोलते हैं, जो सप्लायर है या सेलर है, उसका डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन लगाते हैं। सर कौन लोग है वो इंस्टीट्यूशन जो ये करते हैं? DIC, KVIC, वो खादी विलेज उद्योग वाले पढ़े थे ना ये सब, NSIC, हाँ सर, हाँ ये सब लोग का यही काम है। हेल्प करते हैं। अगला एक और है इसमें टेक्निकल सपोर्ट। बहुत ऐसे बिजनेस होते हैं ना बेटा जिनको टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, या नया टेक्नोलॉजी क्या आ गया उसका जानकारी ही नहीं, जी, उनका मदद करने के लिए ये भी डिपार्टमेंट है। इनका काम क्या है? शोकेसिंग डाइवर्स टेक्नोलॉजी, आपको अलग अलग टाइप का टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया देंगे। रेंडरिंग टेक्निकल असिस्टेंस, आप वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो और अटक रहे हो तो आपको असिस्ट करेंगे। फिजिबिलिटी प्रोफाइल प्रिपरेशन, आपका बिजनेस कितना फिजिबल है, कितना पॉसिबल है, उसके लिए प्रोफाइल बना के देते हैं। एजुकेटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर, नया एंटरप्रेन्योर को एजुकेट करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एग्जीबिशन, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन भी लगाते हैं। इनका इंस्टीट्यूट कौन सा है? देखो यही NSIC, सीडो, TRC यानी टेक्निकल रिसोर्स सेंटर, SSIB, TCO, ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाले है ना, हाँ वो सर, मेनली इसमें मदद वो करते हेल्प करते हैं। हैं। और आखिरी टॉपिक आया डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। गवर्नमेंट क्या किया, देखा कि कुछ एरिया ऐसा है बेटा जो बैकवर्ड है बहुत ज्यादा, वहां पे लोग ज्यादा बिजनेस नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट बोला हम ऐसा कुछ एक एरिया वाइज स्पेशल जोन डिक्लेयर कर देते हैं, अच्छा, ताकि बोले लोगों की वहां बिजनेस करो तो हम आपको बहुत सारा बेनिफिट देंगे, हम आपको मार्केटिंग में मदद करेंगे, हम आपको टैक्स में सब्सिडी देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे, हम आपको कम दाम में सब्सिडी पे रॉ मटेरियल अरेंज करवा के देंगे। तो गवर्नमेंट क्या किया, देखो ऐसा क्या डिक्लेयर, इंडस्ट्रियल रीजन बोल के गवर्नमेंट एक हेड बनाया। जैसे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, ये 4 एग्जांपल है इसकी। ये है क्या, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना, वहाँ कि वहाँ एरिया के में लोगों को नहीं कोई भी। द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट was first used by Alfred Marshall in his work Principle of Economics 1922। ये देखो 1922 में ये कंसेप्ट एल्फ्रेड मार्शल बोला था कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए हम लोग, इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिनी कंपनीज, वहाँ पे बहुत छोटा छोटा बहुत सारा कंपनी होगा, फेयर नंबर ऑफ स्मॉल कंपनी एंड मीडियम साइज एंड फ्यू लार्ज कंपनी। वहाँ पे ज्यादा बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं होगा, वहाँ पे सबसे ज्यादा होगा एकदम छोटा माइक्रो, थोड़ा बहुत स्मॉल, थोड़ा बहुत मीडियम और बहुत कम लार्ज। इसके अलावा गवर्नमेंट SEZ डिक्लेयर किया। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पे एरिया में इकोनॉमी को लेके रूल रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट होंगे, टैक्सेस वैक्सेस को लेके मिलने। देखो यहाँ पे क्या लिखा, यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन दैट डिफर फ्रॉम अदर एरिया, लेस टैक्स और टैक्स फ्री स्कीम्स समटाइम। तो ऐसा कौन सा है सर? इंडिया में कौन कौन सा एरिया SEZ डिक्लेयर है, एग्जांपल दीजिए। तो देखो सबसे पहले बोला सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन इन केरला, कांडला एंड सूरत इन गुजरात, चेन्नई इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, फाल्टा इन वेस्ट बंगाल, नोएडा इन UP। ये सब एरिया को गवर्नमेंट SEZ डिक्लेयर करके रखा। गवर्नमेंट चाहता है उन एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उन एरिया का ग्रोथ हो, उन एरिया में इन्वेस्टमेंट आए, तो लोगों को बोलता है इन एरिया में बिजनेस खोलो, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे अगला 5 साल तक, 3 साल तक, या 50% टैक्स कर देंगे आपके लिए। हाँ। बाकी इंडिया में आप कहीं बिजनेस करो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इन एरियाज में बिजनेस करो आपको टैक्स में छूट मिल जाए। इन एरियाज को EPZ भी बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। EOU भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। FTZ भी बोलते हैं, फ्री ट्रेड जोन, और बाउंडेड लॉजिस्टिक पार्क भी बोलते हैं। तो ये सब इन एरिया SEZ एरिया का ये और कई एक नाम है, ठीक है। यस सर। इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाया गवर्नमेंट, कुछ एरिया को इंडस्ट्री का ही एरिया बना दिया, मतलब उन एरिया में इंडस्ट्री के अलावा और कुछ नहीं होगा।
सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सिटी और टाउन, सिटी और टाउन से एकदम आउटसाइड एरिया में। जैसे जब पहली बार राजारहाट एरिया का बात आया था ना बेटा, वो इंडस्ट्रियल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया था। अभी तो वहाँ पे रेसिडेंशियल और सब आ गया। ऐसा गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि ये सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्रीज होगा और कुछ नहीं। तो सर ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल में, जवाहरलाल नेहरू ऑटोनगर इंडस्ट्री स्टेट इन विजयवाड़ा, वहाँ पे सिर्फ ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्रीज है, सिर्फ गाड़ियों का, गाड़ी, बाइक, ट्रैक्टर, स्कूटी। डीएलएफ साइबर हब इन गुड़गांव, गुड़गांव तो एक प्रॉपर्टी बोला जाए तो कमर्शियल एरिया ही है, डीएलएफ बोला जाता है उस एरिया को। वहाँ पे खाली मतलब आईटी टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रीज ही है। गवर्नमेंट कुछ एरिया को इंडस्ट्रियल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, एरियाज ऑफ सिटी और टाउन, ये सिटी और टाउन के अंदर होते हैं, जिसको इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। जैसे हैदराबाद फार्मा सिटी, वहाँ पे सारा फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री है। हल्दिया इंडस्ट्रियल पार्क जो अपने बंगाल में है, बंगाल एक्रोपोलिस प्रोजेक्ट एट अंडल नोन एज बिजनेस पार्क और ऑफिस पार्क। यहाँ पे सारा ऑफिसेज होगा, हर बड़ा बड़ा कंपनी का ऑफिस होगा यहाँ पे। ऑल्सो टर्म्ड एज इको इंडस्ट्रियल पार्क। और आखिरी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाता है गवर्नमेंट, चूजन बाय द गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी। गवर्नमेंट वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उस एरिया को चुनता है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बैंगलोर, अमृतसर दिल्ली कोलकाता, इन सब कॉरिडोर को गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। कॉरिडोर इन द सेंस मतलब कॉरिडोर भी वही हो गया जैसे टाइप का पार्क है कि गवर्नमेंट चूज करता है उस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी चलाएंगे, मतलब वो एरिया में गवर्नमेंट चाहता है कि हम इंडस्ट्री खुद बनवाएंगे लोगों को बोल बोल। तो ये था आपका चैप्टर 5।